Hello, my dear students. How are you? Myself Sanjay Sarvaiya and a warm welcome in Sarvaiya Sir's class. आपकी अपनी चैनल सर्वैया सर क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हमें पढ़ाई करनी है। आज के लेक्चर में हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल खोल के सिर्फ बातें ही करनी है, राइट? क्योंकि बहुत पढ़ लिया, 12 सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के पागल हो गए। बस करो यार, अब हमें नहीं पढ़ना। बता दो इस जमाने को, बता दो इस दुनिया को, बता दो अपने मम्मी पापा को, सभी रिलेटिव को, नहीं करनी है पढ़ाई। क्योंकि लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। फिर भी यदि कोई पूछे आपसे तो फिर क्या करोगे, क्या कर रहे हो, तो बताना उसको यहां वहां फिर रहा हूं, मस्त जिंदगी जी रहा हूं और अपने सर्वैया सर से कहानी सुन रहा हूं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मस्त कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिए। एक आपके सामने फर्स्ट क्लास कहानी में लेके आया हूं। बात है उस जमाने की जब अयोध्या में महाराज दशरथ ने 3 शादियां की थी, जिसमें सबसे बड़ी रानी थी माता कौशल्या, उसके बाद माता सुमित्रा और सबसे छोटी रानी थी माता कैकेयी। अब कई साल बीत गए वैवाहिक जीवन के, लेकिन उसको कोई संतति संतान नहीं थी। तो उस टाइम उसने क्या किया, राजा दशरथ ने एक संतति यज्ञ करवाया और इस यज्ञ के फलस्वरूप उसको 4 पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। आप सब जानते हैं, माता कौशल्या है, उसके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उसके बाद जो सुमित्रा है, उसके 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और सबसे छोटी रानी माता कैकेयी है, उसके जो पुत्र है वो थे भरत। अब ये चारों पुत्र हैं वो अपने अयोध्या में खेल कूद के बड़े हो रहे हैं और उसके बाद उसको विद्या लेने के लिए वाल्मीकि ऋषि के यहां आश्रम में जाना था। तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वो चारों पुत्र को भेज दिया गया, चारों राजकुमारों को वहां भेज दिया गया। सारी विद्याएं और जो भी शिक्षा वहां से लेनी थी वो उसने बहुत अच्छी तरह से चारों पुत्रों ने ली। अब बात यह है कि थोड़े समय के बाद जब उसकी ये विद्या जो है वो परिपूर्ण हो गई तो वो वापस अयोध्या आ रहे थे। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने एक बार देखा कि आईने में देखा तो उसका एक बाल, सफेद बाल उसको दिखाई दिया और राजा दशरथ समझ गए कि सफेद बाल का मतलब ये है कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं युद्ध करने के काबिल नहीं हूं, मतलब बुढ़ापा नजीक आ रहा है, तो क्यों ना हमारे अयोध्या के नए राजा को घोषित किया जाए। और उसी समय राजा दशरथ ने मनी मन ठान लिया कि हमारे जो ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े जो पुत्र है राम, उसको ही अयोध्या की गादी दी जाए। और इसी तरीके का ऐलान भी उसने कर दिया पूरी सभा में। और सभी जगह पे देखा जाए तो ऐसे समाचार सुनने के बाद, इस समाचार सुनने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जगह पे खुशियां दिखाई दे रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिसके, हमारे गुजरात में एक कहावत है कि राम राजा और प्रजा सुखी, मतलब जिसके राजा ही राम जैसे हो उसकी प्रजा को कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं हो सकता। तो ये जो राजा बनने की जो घोषणा थी वो दशरथ राजा ने बड़ी आराम से जनता को बताई और कुछ इस तरीके से, अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। कुछ इस तरीके से घोषणा की जाती है कि अयोध्या के अब होने वाले जो महाराज है वो रहेंगे प्रभु श्री राम। ये सब सुनने के बाद पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आसपास के राजा महाराजा सभी को इनविटेशन दिया जाता है। सबको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के सबको इनविटेशन कार्ड दिया जाता है कि सभी, आज सैटरडे है, कल संडे को राज्याभिषेक होगा, आप सभी आ जाइए, अपनी अपनी पत्नियों के साथ आना है। ये अंडरलाइन करके लिखा था कि महाराजा को बुलाया गया, अपनी अपनी पत्नियों के साथ आना है, राइट? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि सभी को इनविटेशन दिया गया, आसपास के सभी राजा महाराजा को बुलाने वाले थे और बड़ा सा सम्मेलन होने वाला था।
और यहां अयोध्या की जो बात की जाए तो अयोध्या में भी चारों ओर खुशियों का माहौल था। कहीं डीजे बज रहे थे, कहीं पे दीवारों पे रोशनी लगाई गई थी, पेड़ पौधे जो है उस रोशनी को उसे सजाया गया था। कहीं डीजे बज रहे थे, कहीं पकोड़े का प्रोग्राम, कहीं पे फाफड़ा जलेबी गाठिया और पंजाबी चाइनीज ऐसे लाइव प्रोग्राम चल रहे थे। कुछ जिसको भी जो भी खाना है छूट। आज सैटरडे की नाइट है और कल संडे है। कल हमारे राजकुमार जो भगवान श्री राम है उसका राज्याभिषेक, सभी अबाल वृद्ध सभी खुश थे। अबाल वृद्ध मतलब सभी बच्चों से लेके बूढ़े तक सब कोई नाच रहा था, कूद रहा था, गाने गा रहा था। महिला जो भी थी उस अयोध्या की वो सारी की सारी इंग्लिश में गीत गा रही थी, राइट। और जहां पे देखा जाए तो पशु पंखी जब भी थे वो सभी ऐसे किलकलाल करते थे और खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। क्यों ना हो भाई, क्योंकि राजकुमार जो राजकुमार राम है वही राजा बनने वाले हैं। ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई पूरे अयोध्या नगरी में। बाद में क्या हुआ? बाद में इसी समय एक चीज ऐसी थी कि जो थोड़ी हमें यहां पे देखने की मिलती है कि इस खुशी के मौके पर भरत और शत्रुघ्न ये दो भरत अपने नैनिहाल गया था, मामा के घर गया था शत्रुघ्न को लेके। तो दो भाई नहीं थे, राम और लक्ष्मण दो ही थे अयोध्या में। फिर भी चारों ओर खुशियों का माहौल था, डीजे बज रहे थे। मैंने बताया ना कि इस तरीके से लाइव प्रोग्राम हुए थे, कहीं डिस्को हो रहा था, कहीं ऐसे गरबे का प्रोग्राम हो रहा था और डीजे बज रहा था, मौज कर रहे थे सभी। अयोध्या नगरी के बाहर तो ये था ही सीन, लेकिन अयोध्या के अंदर महलों में देखा जाए तो सभी रानियों ने अपने अपने कक्ष में कई ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियों को बुला रहा था और कई जो सोनी थे उसको बुला लिया था, कपड़े वाला था उसको बुला लिया था। भरपूर मौज होने वाली थी। और परचेज की प्रोसीजर मतलब जो चनिया चोली लेनी है, वो साड़ियां लेनी है, जो गहने लेने हैं वो सब लेते रहे थे। ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो सभी को सजा रहे थे। बहुत मस्त आनंदमय वातावरण था पूरे अयोध्या में। लेकिन उसी समय क्या हुआ? उसी समय अयोध्या के एक कोने में बैठी हुई एक मंत्रा नाम की दासी थी, जिसे आप सब जानते हैं कि माता कैकेयी है वो अपने साथ ले आई थी कई राज्यों से। तो वहां अपने साथ वो उसकी दासी थी मंत्रा जो है वो जो रानी कैकेयी है, माता कैकेयी है उसकी दासी थी। उसने क्या किया? उसने महारानी जो कैकेयी है उसमें कक्ष में गई और देखा तो महारानी कैकेयी है वो साज श्रृंगार कर रही थी और सभी औरतें वहां बैठी थी। सभी को उसने बोला चलो निकलो आप यहां से, गेट आउट, मुझे अकेला छोड़ दो। मंत्रा ने ऐसा कहा और मंत्रा तो मानी थी ये दासी थी, सबको भगा दिया और कैकेयी को बिठाया। और कैकेयी को सिर्फ इतना ही कहा, मंत्रा ने क्या कहा कि आप इतने एचपी क्या हो रहे हैं? एचपी मतलब हरक पदुड़े, इतने एचपी क्या हो रहे हैं, इतने खुशी क्यों व्यक्त कर रहे हैं? तो माता कैकेयी ने कहा कि कल मेरा जो पुत्र है वो राम है, वो उसका राज्याभिषेक होने वाला है, वो अयोध्या का राजा बनने वाला है। मंत्रा ने तुरंत कह दिया कि ये गलत है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। राम आपका पुत्र नहीं है, आपका पुत्र तो भरत है। राम तो माता कैकेयी माता कौशल्या उसका पुत्र है, आपका पुत्र तो सिर्फ और सिर्फ भरत है। और भरत को ही गादी मिलनी चाहिए, भरत ही राजा बनना चाहिए। यदि राजकुमार जो राम है वो राजा बन जाते हैं तो राजमाता कौन कहलाएगी? माता कौशल्या कहलाएगी। और आप और मैं दोनों दासियां बन जाएगी, आप भी दासी बनेगी, मैं भी दासी बनूंगी। एक कोने में आप काम करना, एक कोने में मैं करूंगी। ये ऐसा बोल के उसके दिमाग में जहर घोल रही है मंत्रा। और कैकेयी पहले तो ये बात कैकेयी है वो बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर बार बार एक ही बात दोहराने से उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि चलो कुछ तो मंत्रा कह रही है, कुछ ना कुछ सही है इसमें। उसने क्या किया? अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रा ने जब ये कहा कि आपका पुत्र है वो सिर्फ और सिर्फ भरत है, राम नहीं, तब आपको पता है कि सबसे ज्यादा यदि भगवान श्री राम को प्यार करती है तो वो है माता कैकेयी है। लेकिन सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी मंत्रा ने, उसके दिमाग में ऐसा जहर घोल दिया कि अब कैकेयी है वो भी थोड़ी बहुत ये समझने लगी कि चलो कोई बात नहीं, आपकी बात तो सही है। मंत्रा को पूछा गया तो क्या करना चाहिए? मंत्रा ने कहा
कि आप महाराज जो दशरथ है उसके पास आपके 2 वरदान है, आपको याद दिला दूं मैं। तो कि कौन से वरदान? माता कैकेयी ने कहा कौन से वरदान? तो उस टाइम मंत्रा ने फ्लैश ब्लैक में बताया, जैसे सीरियलों में होता है ना, पीछे ब्लैक एंड व्हाइट क्लाउड और उसमें सीन दिखाते, उस टाइप उसने बताया कि आप जब देवासुर नाम का संग्राम हुआ था तो दशरथ राजा के साथ आप गई थी उसके सारथी बनके। तो उसी टाइम दशरथ राजा को मतलब तीर लग गया, वो इंजर्ड हो गए थे, उसकी जान आपने बचाई थी। और उसी टाइम राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे। आपके 2 वरदान अभी भी वो डिपॉजिट के तौर पे दशरथ राजा के पास पड़े हुए हैं। अच्छी बात है, चलो तो उसका क्या करना? उसी 2 वरदान को मांगने का समय आ गया। मंत्रा ने बताया कि उस यही सब अच्छा समय है, यही एग्जैक्ट समय है कि आप उस 2 वरदान को मांग लीजिए। अच्छा, तो क्या माता कैकेयी ने बताया कि तू मुझे बता क्या मांगना चाहिए? 2 वरदानों में मांगना तो है, लेकिन क्या मांगे? तो आपको करना क्या है? मंत्रा ने उसको पूरा सा प्रोग्राम सेट करके दिया। किस तरीके का प्रोग्राम? माता कैकेयी को बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो साज श्रृंगार है वो सब फेंक दीजिए, नए कपड़े वो फेंक दीजिए, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म में आ जाइए और ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, ब्लैक साड़ी पहन के आप या व्हाइट साड़ी पहन के आप किसी कोने में बैठ जाइए, जिसे कोपवन कहा जाता है, उस कोपवन में बैठ जाइए। अंधेरा कोना है महल का, वहां पे जाके बैठ जाइए, ब्लैक कलर की साड़ी में आप बैठिए। तो इससे क्या होगा? माता कैकेयी ने पूछा कि इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जब दशरथ राजा को पता चलेगा कि कैकेयी इस तरीके से बैठी है रुठ के, तो वो आपको मनाने आएंगे। जब आपको मनाए तो आपको वो 2 वरदान है वो मांग लेने हैं। अच्छा, क्या वरदान? उस वरदान के बारे में बताया कि इस तरीके से 2 वरदान मांग ले। तो माता कैकेयी है उसी तरह से एक कोपवन में ब्लैक कलर का पूरा यूनिफॉर्म लेके एक कोने में चली जाती है और बैठ जाती है। अब राजा दशरथ है वो तो वो भी तैयारी में जुटे हुए थे, कल की जो तैयारी थी उसमें। फिर टहलते टहलते वो कैकेयी महल के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि एक कोने में कोई औरत बैठी थी, इसे सिकुड़ सी हुई कोने में बैठी थी। और उसको पूछा गया कि क्या है, कौन है आप? तो किसी दासी ने वहां बताया कि महारानी कैकेयी वहां पे बैठी है। तो दशरथ को ऐसा लगा कि ये कौन सा सीन क्रिएट कर रही है। अभी उसके पास हो गए, उसके पास जाके पूछा कि कैकेयी, है प्रिय कैकेयी, आप इस तरीके से क्यों उदास बैठी है? क्यों इस तरीके से अंधेरा करके बैठी है? देखिए पूरी अयोध्या जगमगा रही है, यहां सभी खुशियों के गीत गा रहे हैं और आप इस तरीके से बैठे, ऐसा क्यों? तो पहले तो वो जो जैसे मनाते हैं ना पत्नियों को, पत्नियां बनाती है इसे करके मुंह मोड़ देती है, वैसे कैकेयी ने मुंह मोड़ दिया और कुछ जवाब नहीं दिया दशरथ को। तो राजा दशरथ है वो व्याकुल हो गए। उसने पूछा कि आखिर बात क्या है, आप मुझे बताइए, आपको क्या ब्यूटी पार्लर वाले यहाँ पे नहीं आए? मैं तुरंत बुला देता हूँ। यदि कोई सोनी नहीं आया गहने लेके, उसको भी बुला देता हूँ। कोई कपड़े वाला नहीं आया, यदि कपड़े लेके नहीं तो उसको भी बुला दे। आप जो मांगे वो देता हूँ। आप मान लीजिए कि आपको फोन चाहिए, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन कह रहा हूं कि आईफोन चाहिए तो जो भी चाहिए आपको दिला देता हूं। लेकिन आप इस तरीके से मत बैठिए, ये बहुत गलत है। कल सारे के सारे मेहमान आने वाले हैं, राजा महाराजा दूर दूर से आने वाले हैं। मैं आप उन सभी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक रानी इस तरीके से कोने में जो है वो बैठी है। फिर राजा दशरथ ने बार बार मनाने के बाद आखिर में माता कैकेयी उसने अपना मौन तोड़ा और कहा, ठीक है, अब आप पूछते हैं तो बता देती हूं। तो दशरथ ने बताया, अच्छा बताओ, क्या आपको दुख क्या है, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल? तो रानी जो है कैकेयी ने बताया कि आपको पता है कि आप एक बार मेरे साथ युद्ध में गए थे, तब मैंने आपकी जान बचाई थी। तो कहा, हाँ हाँ बचाई थी, मुझे पूरा याद है, दशरथ ने बताया। ओके, तो उस टाइम पे आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। हाँ, वो भी भली बात ही जानता हूं कि मैंने तुमको 2 वरदान दिए थे, तुमने उस टाइम वरदान नहीं मांगे थे और वो सेफ डिपॉजिट में पड़े अभी। ओके चलो, तो अब क्या उस वरदान का इस टाइम पे क्या करना है? कल तो प्रोग्राम है पूरा और आज वरदान को लेके बैठी हो तुम। नहीं, कैकेयी ने बताया कि नहीं, मुझे आज वो वरदान दोनों चाहिए।
अच्छा तुझे जो भी चाहिए, एक राजमहल चाहिए दे देता हूं, जो भी तुझे चाहिए, तेरे नाम पे कोई राज्य लिख देता हूं, चल जो भी चाहिए तुझे दे देता हूं। ओके डन, लेकिन आज तू जल्दी से तैयार हो जा, चल हमें प्रोग्राम के लिए जाना है, बड़ा सा फंक्शन है हमारे अयोध्या में। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। कैके ने बताया कि ऐसी गोल गोल बातें मत कीजिए, जो भी है वो क्लियर कट मुझे चाहिए। अच्छा तो बोल दे क्या चाहिए तुझे। कैके ने कहा एक बार दिल थाम के बैठिए क्या, क्योंकि जो मैं मांगने वाली हूं वो सुन के शायद आपकी धड़कनें बंद हो जाए। वो ऐसा ही हुआ। राजा दशरथ ने कहा कि चलो बताओ क्या लेना चाहती हो, मांगो। माता कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, जैसे मंत्रा ने सिखाया था उसी तरीके से उसने पहली बात रखी कि मुझे पहले वरदान में यह चाहिए कि कल जो राज्याभिषेक राजकुमार राम का हो रहा है उसकी जगह पे मेरे बेटे भरत है उसको अयोध्या की गादी दी जाए, उसका राज्याभिषेक हो और अयोध्या के राजा उसको बनाया जाए। ये सुन के दशरथ है वो आकुल व्याकुल हो गए। एक सेकंड के लिए तो उसका हाथ उठ ही गया था, लेकिन वो तो महाराजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस फैमिली से है, तो थोड़ा कंट्रोल किया। ऐसा कहते हैं कंट्रोल ऐसे कंट्रोल किया और फिर कहा कैसा क्यों, राम भी तो तेरा ही पुत्र है और सबसे ज्यादा यदि कोई राम को प्यार करता है, स्नेह करता है वो तो तुम हो, फिर ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो। वो कुछ मुझे नहीं सुनना है, मैंने जो कहा है वो यदि आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं बाहर जाके बता दूंगी कि जो ये परंपरा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको गलत कह दूंगी, ये सब गलत है, सब कहने की बातें है, मैं बाहर जाके सबको बता। नहीं ठहर, एक दो मिनट है, सोचने दे, दशरथ ने कहा। और बाद में दशरथ ने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, राजा राम राजा बने या भरत दोनों मेरे ही पुत्र हैं, कोई बात नहीं, चलो हो डन। तो कैकेयी ने पूछा कि लोग किया जाए ना, बाद में आप मुकर नहीं जाएंगे ना, तो नहीं एक बार जुबा दे दी तो मतलब दे दी। ओके डन, चलो पहला वरदान फिक्स हो गया। अब बात थी दूसरे वरदान की। तो दूसरे वरदान में क्या करना है, तो जैसे मंत्रा ने सिखाया था उसी तरीके से कैकेयी ने दूसरा वरदान भी मांगा, लेकिन दशरथ को थोड़ा स्वस्थ होने दिया, थोड़ा ऐसे परफेक्ट होने के बाद उसको बताया गया कि एक बार फिर से सोच लीजिए, पहला वरदान जो मैंने मांगा तब आपको थोड़ा सा झटका लगा था, मतलब आपको थोड़ी बहुत ऐसी कमी आई थी शरीर में, इस बार ऐसा हो सकता है कि आप गिर भी जाए, तो आराम से पहले बैठ के मुझे बताना कि मैं बोलूं या ना बोलूं। तो कि हाँ कोई बात नहीं, बोलो दूसरा वरदान क्या चाहिए। तो राजा दशरथ है उसके पास माता कैकेयी है, वो दूसरा वरदान जैसे मंत्रा ने सिखाया उसी हिसाब से मांगती है कि राजा जो राम है, राजकुंवर जो राम है उसको 14 सालों के लिए वनवास दिया जाए। और ये सुन के दशरथ है वो प्रण टिका के वहां गिर गए, वहां पड़ गए और मुंह में से ऐसे पानी निकल रहा था और पसीने पसीने हो गए। थोड़ी देर के लिए दिल की धड़कन है वो बंद हो गई है सुनने के बाद। तू क्या बोल रही है, तुझे कुछ पता है, कुछ क्या बोल रही है तू राम को 14 साल का वनवास दे रही है। तो क्या हाँ यदि आप देना है तो दीजिए, वरना मैं बाहर जाके फिर से बता दूंगी कि आप गलत थे, आपने जो मुझे वरदान दिया था उस वरदान को आप नहीं दे पाए, राइट। नहीं कोई बात नहीं, चलो अब ऐसी सिचुएशन आ गई, अब क्या करें। उसको दूसरा वरदान भी दिया गया माता कैकेयी को। अब कैकेयी है वो तैयार हो गई, फट से उठ के फिर से ब्यूटी पार्लर वगैरह वगैरह जो भी करना है सब करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दशरथ है वो बहुत आकुल व्याकुल हो गए और बाहर निकलते ही कैकेयी महल से बाहर निकलते, जब अयोध्या के महल मुख्य जो महल है वहां पे मेन जो है वहां पे जाते थे सिंहासन के पास और किसी दरबारी को ऐसे बुलाते थे कि चलो कोई है, तो उस टाइम पे एक दरबारी आता है और कहता है जी महाराज बोलिए। तो महाराज ने कहा कि प्रोग्राम थोड़ा चेंज है, कल का जो प्रोग्राम ये है कि राज्याभिषेक वो फिक्स है, लेकिन आपको जाके
बालकनी में से बताना है सभी अयोध्या वासियों को कि आपके जो महाराज है वो राम नहीं, राजकुमार भरत है वो बनेंगे। अब वो भरत और शत्रुघ्न तो यहां थे ही नहीं अयोध्या में, वो तो नैनीहाल अपने मामा के घर पे गए थे, वहां वो वेकेशन था क्रिसमस का, तो वहां एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, तो यहां पे कोई नहीं था, तो दरबारी ने कहा माफ कीजिए महाराज, ऐसी जो इंफॉर्मेशन है, ये जो माहिती है वो मैं किसी को इस तरीके से नहीं बता सकता, मेरे में वो हिम्मत ही नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो मुझे मार दीजिए, लेकिन ऐसी सूचना है वो मैं बाहर जाके नहीं बोल सकता। अब महाराज भी सोच में पड़ गए कि मैं कैसे बताऊं। फिर भी वो थोड़ी हिम्मत जुटा के अयोध्या की जो बालकनी थी वहां जाके सभी देखा, नीचे तो पूरी अयोध्या जगमगा उठी थी, कई कई जगह पे डीजे बज रहे थे, सब बच्चे बूढ़े सब डिस्को कर रहे थे, महिलाएं वो इंग्लिश में गाने गा रही थी, ऐसा सब कुछ हो रहा था। और उसने उतने में ही महाराजा है वो बालकनी से दिखाई दिए और ऐसे सबको करके अपनी ओर देखने को कहा। और जब सामने सबको देखते तो बड़ी भारी आवाज में महाराजा दशरथ ने ये घोषणा की कि कल का जो प्रोग्राम है उसमें देयर इज लिटिल चेंजेस इन प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम में राज्याभिषेक है। तो कहीं ऐसे सोच रहे कोई बात नहीं, चलो खाने को तो मिलेगा ही, राज्याभिषेक है तो प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसे सब बातें कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि लोकेशन चेंज हुआ होगा, मेनू थोड़ा चेंज हुआ होगा, लेकिन प्रोग्राम तो प्रोग्राम है। सब फिर भी खुश थे, लेकिन सब पूछ रहे थे कि महाराज प्रोग्राम में चेंजेस क्या है। तो महाराज ने बहुत भारी आवाज में बताया कि कल का जो राज्याभिषेक का प्रोग्राम है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपके जो महाराज जो बनने वाले हैं भगवान राजकुमार राम, उसकी जगह पे भरत को राज्याभिषेक, उसका राज्याभिषेक किया जाएगा। ये सुनते ही डीजे सब बंद हो गया, नाच गाना बंद हो गया, जो भी लाइव प्रोग्राम चल रहे थे, पापड़ा जलेबी गाठिया पकौड़ा चाइनीज पंजाबी सब स्तब्ध हो गए, बंद हो गया। पशु पंखी सब थे वो एक जगह पे रुक गए। ऐसी सूचना सुनने के बाद पंखियों ने उड़ना बंद कर दिया, हवा जैसे थम गई और पेड़ पौधे लहराते लहराते रुक गए, पंछियां उड़ते उड़ते रुक गए, दब करते नीचे पड़ गए। और देखा तो सारी सृष्टि में, सारे अयोध्या में एकदम सी शांति सी छा गई। अब ये तो महाराज थे, उसी को कोई कह नहीं सकता। उसकी जगह पे यदि कोई कॉमन मैन होता तो नीचे से पत्थर ईंटे जो भी हाथ में आता उसको दे मारते, राइट। ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं तो दुखी करने वाली माहिती ले गए, कोई बात नहीं। फिर भी बूढ़े थे जो बच्चे, बूढ़े थे जो औरतें थी, वो सब आपस में बातें कर रही थी कि बुढ़ा सठिया गया है क्या, ऐसी बातें कर रहा है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ के सबसे जो छोटे राजकुमार है उसको वो राजा बना रहे हैं, भरत को राजा बना रहे, जबकि उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है तो राम है, तो उसको ही होना चाहिए। सब ऐसे अंदर अंदर ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे कि इसको क्या, ये बुढ़ा है वो सठिया गया है, कुछ इसको सोचने की शक्ति उसकी जीरो हो गई है, कुछ सोच नहीं सकता है, ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा है, ये सब बातें कर रहे थे। क्योंकि ये सारे इंग्लिश में ही पढ़े हुए थे तो शायद इसी लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। पूरी अयोध्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सभी ने किया था, तो इस तरीके से पूरी अयोध्या इंग्लिश में ही बातें कर रही थी। मैंने बताया ना कि महिलाएं इंग्लिश में गाने गा रही थी, और दिमाग में जो भी छोटी बड़ी गालियां आती थी वो मन ही मन दे रहे थे, क्योंकि ये तो राजा थे, उसको फेस टू फेस तो नहीं दे सकते, मनोमन दे रहे थे कि ये बहुत गलत कर रहा है वैसा। तो इसी तरह के पूरी अयोध्या है वो आंसू के सैलाब में डूब गई थी, सब रो रहे थे, अबाल वृद्ध सब बच्चे रो रहे थे, पशु पंखियां रो रहे थे, अयोध्या की सारी दीवारें रो रही थी, और पूरी तरह आका पूरा जो पूरे का पूरा जो अयोध्या नगरी है उसका जो वहां का जो सीन था वो बहुत ही हॉरिबल हो गया, बहुत डरावना हो गया था। सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन क्या करें,
सब बेबस थे, राजा दशरथ के आगे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उसी टाइम पे अब देखा जाए तो सारी की सारी, मैंने बताया ना कि सारी दुनिया है वो स्तब्ध हो गई थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि सारे के सारे डीजे है वो बंद हो गए, ढोल नगारे बंद हो गए, नाच गाना जो गरबा वगैरह जो प्रोग्राम थे सब स्टॉप हो गए, पशु पंखी ने उड़ना छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। इस समाचार सुनने के बाद बहुत दुखी हो गए सब, और जो भी प्रोग्राम चल रहे थे फाफड़ा जलेबी पकौड़ा सब वो स्टॉप हो गए। कई जगह पे वो पकौड़े थे वो मकोड़े बन गए जल के, और चाइनीज पंजाबी सब जल गया, सब तवे में पैसे पड़ा था सब जल गया, लेकिन कोई निकालने वाला नहीं था क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं था, रोने के अलावा कुछ काम ही नहीं था, सब रो रहे थे, बहुत दुखी थे। तो उसी टाइम पे देखा जाए तो सुबह होने वाली थी, सभी राजा महाराजा आ गए आसपास से, और राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, और राज्याभिषेक भी होने वाला था। तो ये तैयारी सब हो गई और राम को भेज दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव लाना चाहूंगा कि राम को भेज दिया गया अयोध्या, वनवास भेजने के लिए तैयारी की गई। राम ने है वो इस तरीके के जो ऑरेंज कलर के वनवास के जो वस्त्र थे वो धारण कर लिए, रुद्राक्ष की माला सब लगा ली, और उसके साथ लक्ष्मण जी और माता सीता वो तैयार हो गई। ये तीनों जब अयोध्या से बाहर निकल रहे थे तो सभी रो रहे थे, कुछ गुड़ गिड़गिड़ा रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे धूल मिट्टी में ऐसे रेंग रहे थे, और राजा भगवान राम को बोल रहे थे तुसी न जाओ ना, तो हमें छोड़ के न जाओ, भगवान को बोल रहे थे। लेकिन क्या था, वो जो ऑर्डर तो निकल चुका था महाराजा दशरथ का, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो उसको सभी को संभालते संभालते वो चले गए, और आज जो संडे है, संडे के दिन उसका राज्याभिषेक था, तो वो सुबह ही पहली पहर में वो निकल गए, और उसको रोकने की बहुत कोशिश की अयोध्या की जनता ने, अयोध्या वासियों ने बहुत ही कोशिश की कि तुसी न जाओ, हमें छोड़ के न जाओ, रुक जाओ। लेकिन राम है वो रुकने वाले थोड़ी थे, उसको तो पिता की आज्ञा का पालन करना था। वो चल पड़े और सभी रो रहे थे और छाती पीट रहे थे, कुछ इस तरीके से सब छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे एक नौजवान ने क्या किया, इस सीन का जो पूरा सीन था अयोध्या का, उसका वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दिया भरत को। अब जब भरत है तो वो अपने मामा के घर गया था, वहां वो पबजी और फ्री फायर खेल रहे थे दोनों, शत्रुघ्न और दोनों। उसने देखा कि ओ ये तो हमारे अयोध्या का सीन है, ऐसा क्यों, सब चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, और सब बच्चे बूढ़े हैं वो सब रो रहे हैं, दुखी है सब, ऐसा क्यों, क्या हुआ, ऐसा कोई कांड हो गया क्या अयोध्या में। उसने तुरंत ही शत्रुघ्न को बुलाया कि शत्रुघ्न चल ये फ्री फायर बंद कर दे और अपना बुलेट निकाल, हमें तुरंत ही अयोध्या जाना होगा। तो अयोध्या के लिए वो दोनों निकल जाते हैं, बुलेट निकाला, दोनों बैठ गए और फुल स्पीड में वो स्पीड ब्रेकर को जैसे छोड़ के वो निकल गए, कोई टर्न या कोई स्पीड ब्रेकर, कोई ट्रैफिक बिना देखे चलाते फुल स्पीड से अयोध्या पहुंच गए, और वो सिंघम स्टाइल में बुलेट को स्टैंड किया। लेकिन पीछे जब वैसे पैर निकाला तो शत्रुघ्न गिर गया। उसने पूछा भैया थोड़ा तो ध्यान रखो यार, थोड़ा तो ध्यान रखो, मैं पीछे बैठा था, ये स्टाइल मारने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, कपड़े वपड़े सब खेल लिए, और उसके बाद वो थोड़े आगे बढ़े और सभी को वो पूछ रहे हैं, जो भरत और शत्रुघ्न है सभी को पूछ रहे व्हाट हैपेंड, क्योंकि यहाँ तो सारे लोग इंग्लिश में ही पढ़े थे, इंग्लिश मीडियम में ही थे सभी। तो ये पूरी अयोध्या है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट थी, सभी इंग्लिश में ही रो रहे थे, राइट, इंग्लिश में ही रो रहे थे। उसी टाइम पे भरत ने पूछा किसी को कि भाई क्या हुआ, ये क्या, व्हाट हैपेंड। तो उस टाइम एक दो ने तो जवाब ही नहीं दिया, चल निकल, हमने तुझसे बात ही नहीं करनी है, हमारे राजा को तूने छीन लिया है। तो भरत ने कहा ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। दूसरे बार आगे बढ़ा और एक नौजवान था, उसने पूछा व्हाट हैपेंड। उस नौजवान ने एक बहुत आसान सा, बहुत इजी सा आंसर दिया, एक ही लाइन में उसने बताया क्या, कि ये जो भरत ये पूछना चाहता था कि ये जो कोलाहल हो रहा है, ये शोर हो रहा है, ये चीखें निकल रही है, ये आवाज मेरे कानों अब नहीं सह सकती, बताओ हुआ क्या अयोध्या में। तो उस टाइम उसने बताया कि श्री राम लेफ्ट अवर किंगडम लास्ट संडे टू आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम नेटिव टू लंका, अवर सिविलियन इज
ट्राइंग टू कॉल बैक सो, ये जो लाइन उसने बताई वो लाइन हमारी बैलेंस शीट की जो हेड या सब हेड है उसकी सीक्वेंस है। ध्यान में रखिए, फिर से वो लाइन क्या थी मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख, श्री राम लेफ्ट अवर किंगडम लास्ट संडे टू आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम नेटिव टू लंका। Our civilian is trying call back so। तो इस तरीके से वो ये लाइन जो है उसी लाइन से हमारे पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट की जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट के सारे 1 to 20 सब हेड है, वो सब हेड हम इजीली याद रख सकेंगे। इस तरीके का जो ये सेंटेंस उसने कहा उसी सेंटेंस पे हमारे पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट के टोटली जो सब हेड है 1 to 20 वो हम इजीली याद रख सकते हैं, राइट। किस तरीके से यहां पे मैंने जानबूझ के कई लेटर को कैपिटल और कई को स्मॉल रखा है क्योंकि इसी हिसाब से हमारे 20 सब लेटर्स जो सब हेड है वो यहां पे हमें सीखने हैं, याद रखने हैं, वो भी पूरे के पूरे सीक्वेंस में ही 1 to 20 कुछ इस तरीके से SRLO उसके बाद S फ्रॉम नेटिव टू लंका, यहां से असेट साइड स्टार्ट होते हैं। नेटिव क्योंकि नेटिव मतलब यहां अयोध्या से लेके उसकी जर्नी, भगवान श्री राम की जर्नी तो लंका तक की थी, तो फ्रॉम नेटिव टू लंका यहां पे FNLOCI यहां पे TCSO। इस तरीके से श्री राम लेफ्ट अवर किंगडम लास्ट संडे टू आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम नेटिव टू लंका अवर सिविलियंस इज कॉल बैक सो। इस तरीके का जो पूरा सेंटेंस है वो आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। किस तरीके से, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे है वो है एस का मतलब होता है शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल। उसके बाद का जो मैं यहां पे आर लिखा, आर का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है, नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहां पे सबसे पहले एल है तो एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद यहां ओ है तो ओ का मतलब होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद यहां पे एल दिया गया तो एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये बात हो गई नॉन करंट लायबिलिटी की। उसके बाद एक मेन हेड रहता है वो है करंट लायबिलिटी। उसके सब हेड की जो बात की जाए तो सबसे पहले एस रहता है, एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट होता है टी का मतलब होता है ट्रेड पेएबल। उसके बाद यहां पे ओ दिखाई दे रहा है तो ओ का मतलब होता है अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। उसके बाद यहां पे एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, राइट। ये हो गई लायबिलिटी साइड। अब जो एफ से स्टार्ट हो रहा है वो है असेट साइड। असेट साइड सबसे पहले दो ही मेन हेडिंग रहते हैं, एक है नॉन करंट असेट और एक करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में सबसे पहला जो सब हेड है वो है एफ से स्टार्ट होता है फिक्स्ड असेट। उसके बाद एन का मतलब होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद ओ का मतलब होता है अदर नॉन करंट असेट। ये हो गई नॉन करंट असेट की बात। अब दूसरा जो मेन हेड है असेट साइड का वो है करंट असेट। उसमें कौन कौन से सब हेड रहते हैं देखिए। सबसे पहले यहां पे सी लिखा है, सी का मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आई लिखा है, आई का मतलब होता है इन्वेंटरीज। उसके बाद यहां पे टी लिखा है, टी का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद सी है तो सी का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उसके बाद लिखा है एस, एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। एंड लास्ट में लिखा है ओ का मतलब होता है अदर करंट असेट्स, राइट। इस तरीके के 1 to 20 जो है वो यहां पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। किस तरीके से देख, यहां सबसे पहले मैंने बताया कि एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल। और उसके बाद दिया गया तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट के
टोटली 1 to 20 सब हेड आप इस स्टोरी के हिसाब से याद रख सकते हैं। तो ये किस तरीके से है फिर से बताना चाहूंगा। देखिए यहां पे सबसे पहले एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल, राइट। उसके बाद आर का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये दोनों के जो मेन हेड है लायबिलिटी साइड वो है शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद का सेकंड जो मेन हेड है वो स्टार्ट होता है यहां से, वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। उसमें 3 सब हेड रहते हैं, कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये तीनों खत्म होने के बाद फिर से एक नया जो मेन हेड है लायबिलिटी साइड का वो है करंट लायबिलिटी। उस करंट लायबिलिटी में यहां पे आपको 4 इस तरीके के सब हेड है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके बाद ट्रेड पेएबल, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी। यहां पे ध्यान रखना यह है कि देखिए यहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐसा लिखा है, जबकि यहां पे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऐसा नहीं लिखा, यहां पे लिखा है अदर करंट लायबिलिटी। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि दोनों चीज का मतलब एक ही होता है। आप अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखे, उसकी जगह पे अदर नॉन करंट लायबिलिटी लिखे, दोनों का मतलब एक ही होगा। इसी तरीके से अदर यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखा है, उसकी जगह पे यदि आप लिखना चाहे तो अदर नॉन करंट अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा चेंजेस नहीं करना है क्योंकि जो कंपनी एक्ट के जो हिसाब शेड्यूल के हिसाब से जो बैलेंस शीट दी गई है पार्ट 3 में, वो शेड्यूल 3 में जो है बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया गया उसी हिसाब से हमें लिखना है। कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और यहां पे अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है, राइट। ओके, और लास्ट में है शॉर्ट टर्म प्रोविजन एस। तो ये जो तीनों है, चारों के चारों जो है वो है करंट लायबिलिटी, ये 3 है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, और ये उसका जो मेन हेड है 1 और 2 उसका है शेयर होल्डर्स फंड। ये हो गई लायबिलिटी साइड की बात। अब बात करते हैं असेट साइड की। तो असेट साइड सबसे पहले आता है नॉन करंट असेट। तो नॉन करंट असेट का जो मेन हेड है उसके नीचे टोटल यहां पे आपको यहां से लेके यहां तक 4 जो है वो सब हेड उसके नीचे दिए गए। वैसे तो 5 है, क्यों? क्योंकि फिक्स असेट में 2 और सब हेड होते हैं। पहला सब हेड वो क्या है? टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। मतलब 10 है वो टेंजिबल असेट रहता है और 11 जो है वो इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट, इस तरीके से 2 यहां पे पहला सब हेड रहते हैं। उसके बाद है एन का मतलब होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, और उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स। तो यहां तक के जो हेडिंग है वो है नॉन करंट असेट। उसके बाद का हेडिंग रहता है, मेन हेड रहता है वो है करंट असेट, और उसके नीचे जो सब हेड है कुछ इस तरीके से सबसे पहला है वो करंट इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इन्वेंटरी है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और लास्ट वाला जो हेडिंग है वो है अदर करंट असेट्स, राइट। तो इस तरीके से इसी स्टोरी के हिसाब से आपको इस बैलेंस शीट को याद रखना है। पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपके दिमाग में, एक बार ये स्टोरी आपने ध्यान से सुनी होगी तो बैलेंस शीट, पूरी की पूरी बैलेंस शीट, श्री राम लेफ्ट अवर किंगडम लास्ट संडे टू आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम नेटिव टू लंका, अवर सिविलियन इज ट्राइंग टू कॉल बैक। सो ये सेंटेंस के हिसाब से पूरी की पूरी बैलेंस शीट है वो आप आसानी से याद रख सकते हैं, राइट। और इस चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव के बीच जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट को इस जो वीडियो है, लेक्चर है, उसका बेनिफिट मिले, राइट। क्योंकि ये बैलेंस शीट सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, आगे जाके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जब भी आपको बैलेंस शीट, कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी रिलेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी तो यही सीक्वेंस में, यही ऑर्डर में आपको हेड और सब हेड है लिखने होंगे, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।